नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको पिछले साल से ही केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड सभी जानकारियां टाइम टू टाइम वीडियोस के माध्यम से दी जा रही हैं। और दोस्तों, इस बार भी हमारा यही प्रयास है कि आने वाले सत्र में यानी कि 2022-23 सेशन में जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होंगे उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ टाइम टू टाइम वीडियोज़ के माध्यम से आपके लिए लेके आएँ। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल यानी कि बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि टाइम से आपको जो वीडियोज़ हैं वो आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, बहुत से पेरेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भर रहे हैं पेरेंट्स, उनको आइडिया नहीं होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, कैसे कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करी जाए। जैसे कि अगर किसी पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड है या ट्विन गर्ल चाइल्ड हैं तो उनकी किस कैटेगरी में फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो अगर वो एक बार डेमो देख लेंगे तो उनको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। सबसे ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय में जो आरटीई के तहत एडमिशन होते हैं, क्योंकि आरटीई में 25% सीट्स रिजर्व होती हैं, इसके लिए आरटीई का जो एडमिशन है केंद्रीय विद्यालय में वो बहुत ही मायने रखता है एडमिशन के लिए, खासकर कैटेगरी 5 वालों के लिए। ऐसे पेरेंट्स के लिए जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उनको अगर एडमिशन लेना है केंद्रीय विद्यालय में तो वो आरटीई कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आरटीई कैटेगरी में उनके बच्चों को आसानी से एडमिशन मिल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है पेरेंट्स को कि आरटीई के तहत केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बच्चे का फॉर्म लाइव डेमो भर के दिखाएंगे ताकि आपको चीज़ें एकदम रियल पता हो कि किस तरीके से क्या चीज़ें भरी जाती हैं। हालांकि ये जो फॉर्म का डेमो है ये पिछले साल का है दोस्तों, क्योंकि इस बार अभी फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ कि अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रिलीज़ हुए हैं। जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़रूर सूचना देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको टाइम से वीडियो मिल सके। अभी बस ये वीडियो आपके हेल्प के लिए मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट की जाती है, बच्चे के माता पिता अगर सरकारी नौकरी में हैं तब कैसे फॉर्म भरा जाएगा, सरकारी नौकरी में नहीं है तब कैसे फॉर्म भरा जाएगा, इन सब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में लाइव डेमो देके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो दोस्तों, कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। हो सकता है अगर आप कोई स्टेप स्किप करते हैं तो वही आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसे फिर एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जब भी 2022-23 सेशन के लिए फॉर्म रिलीज़ होंगे तो आपको इसी तरीके से फॉर्म भरना होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होती हैं, जो हमें साथ में लेके कुछ चीज़ें बैठनी होती हैं। तो एक एक करके वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर अपने साथ लेकर बैठना है, यानी कि एक आपको मोबाइल फ़ोन आपका अपना पर्सनल हो, उसको साथ में लेकर रखिए, उसमें इंडियन सिम कार्ड हो। दोस्तों, फॉर्म भरते टाइम भी इस मोबाइल नंबर पर कई बार OTP जाता है जिसको आपको वेरीफाई करना होता है। और उसके बाद अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है केंद्रीय विद्यालय में तो जितनी भी कम्युनिकेशन होंगी एडमिशन से रिलेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको इसी फ़ोन नंबर पर करेंगे। तो इसके बाद एक एक्टिव ईमेल आईडी, यानी कि पेरेंट्स की एक ईमेल आईडी होनी चाहिए एक्टिव हो, जो कि वर्किंग हो। उसके बाद चाइल्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि आपके बच्चे की स्कैन की हुई एक फ़ोटो होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी 256 KB से कम साइज़ की होनी चाहिए, या फिर 256 KB भी हो सकती है। और उसका जो फॉर्मेट हो वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, चाइल्ड्स का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी कि आपके बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है जिसे बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसकी जो साइज़ है वो भी 256 KB या उससे कम होनी चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPEG या फिर PDF फॉर्मेट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से या फिर PWD कैटेगरी से आपका बच्चा बिलोंग करता है, तो ये सब चीज़ें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके बैठना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरते टाइम जो आप डिटेल फिल करेंगे वो सर्टिफिकेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मैच होनी चाहिए। अगर मिसमैच हो जाता है तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो आप लेके बैठें। तो दोस्तों, चलिए अब आगे हम आपको
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसका लाइव डेमो मैं आपको एक बच्चे का फॉर्म भर के दिखाता हूँ। दोस्तों, अपने बच्चे का आपको क्लास 1 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की गई जो एडमिशन वाली ऑफिशियल वेबसाइट है kvsonlineadmission.gov.in, इस पर जाना होगा। आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की गई एडमिशन वाली ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं क्लास 1 में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि ये सेशन 2021-22 का है। फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये वही इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको पहले बताया भी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस हिंदी में भी हैं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही पता चल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ें, प्रोसीड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक कंसेंट देना पड़ेगा, सही का निशान लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण का फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो होता है रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें, यानी आपको जो भी जानकारी यहाँ पर भरनी है वो इंग्लिश में फिल करनी है। और उसके बाद यहाँ दर्ज की गई जानकारी सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो स्टार मार्क फील्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार है, तो यहाँ पर इस फील्ड में आप जो जानकारी भरेंगे वो फॉर्म सबमिट करने के बाद उस जानकारी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार फील्ड जो होता है वो मैंडेटरी होता है, यानी कि ज़रूरी होता है, उसको आपको भरना ही पड़ेगा। तो हम अपने बच्चे का नाम, बच्चे का पहला नाम आपको यहाँ पर डालना है संदीप। मिडिल नेम है जैसे संदीप कुमार गौतम, तो मिडिल नेम कुमार है, तो आप अगर आपके बच्चे का है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे ही जैसे कि गौतम इसका लास्ट नेम है हमारे बच्चे का, तो हम लास्ट नेम भी डाल दे रहे हैं। आपके बच्चे का जैसे संदीप कुमार गौतम, आपके बच्चे का जो लास्ट नेम है आप अपने बच्चे का लास्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या बच्चा दिव्यांग है, तो अगर आपका बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो आप हाँ पर टिक करेंगे। अगर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड यानी कि दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आता है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। तो हमारा बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में नहीं है, इसलिए हमने नहीं पर टिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यानी कि बच्चे की जन्म तिथि भरनी है। जो आप जन्म तिथि भरेंगे वो जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट पर आपके जो बच्चे की जो जन्म तिथि है वही जन्म तिथि आप भरेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने डेमो देने के लिए एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ डाली है जिसमें बच्चा एज का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करता, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड एज है 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1/4/2021 लिया हुआ है, तो जो एज है वो बच्चे की कम है। तो आप देख सकते हैं कि ये एरर दे रहा है, यानी कि फॉर्म में ही आपको बताते जा रहा है कि आपके बच्चा जो है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है कि आप वैलिड डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो क्या हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहीं पर आपको शो हो जाएगा जब आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ और सही डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, फिर देखते हैं कि आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। मैं 5 साल से 7 साल के बीच में डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने डाल दिया, देखिए 15 सितंबर 2015। तो इस हिसाब से ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये वैलिड है। आप देख सकते हैं कि इसने डेट ऑफ बर्थ को एक्सेप्ट कर लिया है, अब कोई एरर नहीं आया। अब हमारा जो अगली फील्ड है वो ये है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र पौत्री है, यानी कि जो बच्चे के दादा दादी या बच्चे के माता पिता वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि बच्चे के दादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बच्चे के दादा दादी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बच्चे के नाना नानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो क्या उनको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे के दादा दादी या फिर माता पिता अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं तो उनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट एज वाले में और बताया जा रहा है कि जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये बार बार मैं डेट ऑफ बर्थ इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको वैलिड डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। अगर आप इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो दोस्तों इस तरीके से मैंने वैलिड डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। जो हमारे बच्चे की वैलिड डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 2015, इसके हिसाब से जो बच्चा है वो 5 से 7 साल के बीच में आता है। अब दोस्तों अगली फील्ड चुनेंगे जिसमें आपको ये बताना है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी तो नहीं हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं या फिर दादा दादी हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे। जब आप चूज़ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉय, अगर बच्चे के माता पिता वर्किंग KVS एम्प्लॉय हैं यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम कर रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड KVS एम्प्लॉय हैं, अगर KVS के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं तो वो ग्रैंड चाइल्ड यानी कि बच्चे के दादा दादी अगर KVS के वर्किंग एम्प्लॉय हैं, या फिर बच्चे के दादा दादी KVS के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं। इनमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए हमने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लिया। अब इसी तरीके से तो दोस्तों इसके बाद आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जो OTP वगैरह आएगा वो आपके ईमेल पर भी आएगा। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आपको फ़ोन नंबर डालना है, और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है स्मॉल E कैपिटल K कैपिटल T और स्मॉल G X और कैपिटल J, ये आपको एज सच एज नीचे वाले बॉक्स में डाल के आगे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर की बटन है जिस पर रजिस्टर लिखा हुआ है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप अगले स्टेप में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हम अगले स्टेप में आगे आ गए हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर भी एक OTP जाएगा। आपको वो OTP यहाँ बॉक्स में दर्ज करना है जहाँ पर लिखा हुआ है इंटर OTP दर्ज करें। यहाँ पर आप अपना OTP डाल दें जो आपके मोबाइल फ़ोन पर अभी कुछ देर पहले ही रिसीव हुआ है। तो दोस्तों OTP डालने के बाद नीचे कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को आप उसके नीचे वाले बॉक्स में यानी कि जो लिखा हुआ है स्मॉल K स्मॉल R कैपिटल F कैपिटल U 3 एंड स्मॉल P, ये कैप्चा आपको एज सच एज इसमें फिल कर देना है। देखिए मैं ये कैप्चा फिल कर रहा हूँ, जैसे ऊपर है वैसे ही सेम इसको आपको डालना है। इन केस अगर आपको OTP नहीं आता है कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रे कलर का लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप OTP को रीसेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आप ऑरेंज कलर का बटन देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई, तो इस पर क्लिक करके आप अपने OTP को वेरीफाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर दिया है, तो दोस्तों इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ गया आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण साइन अप कर लिया है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा, एप्लीकेशन नंबर वगैरह होगा, वो सब आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। इस इन्फॉर्मेशन को आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टू लॉगिन टू द पोर्टल क्लिक हियर, यानी कि पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे का नाम आ गया है, लॉगिन कोड मिल गया है। ये लॉगिन कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉगिन कोड आप रखिएगा। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए, यानी कि आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा, आप इसको PDF की तरीके से सेव कर सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आप जो है आगे का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, आपका फॉर्म अभी भरा नहीं गया है, आगे अभी आपको बहुत सारी डिटेल भरनी है। इसके लिए आपको फिर से री-लॉगिन करना होगा। दोस्तों मैं आपको एक बार ये रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन कोड मिल गया है। इस लॉगिन कोड को आप कॉपी करिए यहाँ से, उसके बाद इसको आप ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं लॉगिन कोड वाले बॉक्स में। यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो इसको लिख के रख सकते हैं, डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बच्चे की जो जन्म तिथि है वो आपको भरनी है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरी थी वो आपको भर देनी है। जैसे कि 15 सितंबर 2015 हमने भरी थी, तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भर दी। आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा था वो मोबाइल नंबर आपको डालना है, उस पर फिर से OTP वगैरह जाएगा और फिर आगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको ये कैपिटल D कैपिटल K स्मॉल B स्मॉल A कैपिटल K और 1 इस तरीके से आपको डाल के उसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ पर कई सारे स्टेप्स हैं,
इन सारे स्टेप्स को आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टार, जिन भी बॉक्सेस के सामने स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है, यानी वो आपको भरना ही है। तो दोस्तों वो आप भरें। दोस्तों पहले स्टेप में आपको यहाँ पर बच्चे की कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका नाम वगैरह, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ। ये सब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किए थे, इसलिए ये सब फील्ड जो है वो लॉक हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको केयरफुली नाम वगैरह फिल करना है, क्योंकि एक बार आपने फिल कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आगे अब और भी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जब तक आप स्टेप 1 नहीं कंप्लीट करते, आप आगे की स्टेप में नहीं बढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्टेप हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर अगला स्टेप जो हमारा होगा, वहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना है, यानी कि बच्चे का जेंडर क्या है, लिंग क्या है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम अभी आपको चूज़ करके दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके बच्चे की जन्म तिथि, यहाँ पर आपने जो नॉट एप्लीकेबल डाला था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी के बच्चे या फिर दादा दादी के नहीं हैं, तो इसी तरीके से आगे अब आपको जेंडर चूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ जेंडर का ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप मेल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर संदीप गौतम, मेरा बच्चा जो है वो मेल है, तो मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं फ़ीमेल सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि अगर आप फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन खुलता है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वेदर अप्लाइंग फॉर इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, वो ये पूछते हैं कि क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से फॉर्म भरे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर जेंडर को फीमेल सेलेक्ट करेंगे, सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो ऑप्शन है वो खुलकर आ जाएगा। अगर आपकी बच्ची है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन और खुलेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप हाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप देखिएगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन और खुल के आ जाता है कि क्या ये ट्विन गर्ल्स हैं या ट्रिपलेट गर्ल्स हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ट्विन गर्ल्स हैं और सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, यानी कि जुड़वा बहनें हैं और उनके कोई भाई बहन नहीं हैं, तो उनको भी सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। यदि आपकी जुड़वा बेटियां हैं और उसके कोई भाई बहन नहीं हैं, तो आप ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल के अंडर भी फॉर्म भर सकते हैं तो यस पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको परिवार का आय वर्ग, यानी कि फैमिली का जो इनकम ग्रुप है वो क्या है। आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, या फिर गरीबी रेखा से नीचे BPL कार्ड धारक हैं, या फिर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो पहला वाला ऑप्शन, अगर आप EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग उसमें आते हैं तो आप उसको टिक करेंगे। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आप BPL वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप EWS या फिर BPL कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी, यानी कि EWS का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। EWS जो सर्टिफिकेट वो कब जारी हुआ उसकी डेट डालनी होगी और किसने उसको जारी किया है। EWS का सर्टिफिकेट, उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो इसी तरीके से अगर आप BPL पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो BPL से संबंधित जानकारी आपको फिल करनी होगी कि BPL कार्ड नंबर क्या है, BPL कार्ड कब जारी हुआ था और BPL कार्ड किसने जारी किया है, इसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तब आपको ये चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं आपको, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है कि कम आय के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैंने हर ऑप्शंस को खोल के आपको दिखाया है। उसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी चूज़ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्नल, OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इतनी कैटेगरी हमारे इंडिया में है। तो वो सारी कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है, आपकी जो भी कैटेगरी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेमो को देने के लिए SC कैटेगरी चूज़ कर लिया है। तो दोस्तों SC कैटेगरी में देखते हैं क्या ऑप्शन खुलता है। यहाँ पर आपको अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप
भी भरना होगा। अगर अवेलेबल है तो भर दीजिए, ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अवेलेबल है तो इसको आप फिल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप अगले स्टेप में पहुंच जाते हैं। दोस्तों अगले स्टेप में आपको टाइटल, फुल नेम, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, सिटी एंड रेजिडेंशियल एड्रेस एंड मैंडेटरी फॉर एटलीस्ट वन पेरेंट। यहाँ पर आपको माता पिता का टाइटल, पूरा नाम, नेशनलिटी, किस देश में उनका रेजिडेंस है, कहाँ पर वो निवास करते हैं, किस स्टेट में, किस राज्य में उनका निवास है, सिटी का नाम और जो उनका रेजिडेंशियल यानी कि निवास का एड्रेस है, ये चीज़ें आप किसी एक पेरेंट्स का या फिर माता का या फिर पिता का, दोनों में से किसी एक का भरना अनिवार्य है। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है क्या माता और पिता दोनों का भरना ज़रूरी है? तो दोस्तों माता या पिता में से किसी एक का भरना ज़रूरी है, आप चाहें तो दोनों का भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको माता पिता का सारा डिटेल्स देना है। तो उनका जो टाइटल है, मिसेज, वो आप डाल दें। उसके बाद उनका पूरा नाम आपको एक बॉक्स में लिखना है। जैसे इनका नाम बीना गौतम है तो मैंने लिख दिया। इनकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन है तो मैंने इंडियन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता के फील्ड में ही लिखा जाए, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि जो माता का आवासीय पता है वो पिता के आवासीय पते में ऑटोमेटिक फिल हो जाए। यदि ऐसा है कि माता पिता एक ही जगह रहते हैं तो आप हाँ पर टिक कर दीजिए। सारी डिटेल जो माता की होगी वो पिता वाले में फिल हो जाएगी। और अगर कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बच्चे के अलग अलग जॉब में होते हैं तो अलग अलग जगह रहते हैं, तो ऐसे केस में आपको अलग अलग एड्रेस फिल करना है। इसी तरीके से आपको कंट्री फिल करनी है और स्टेट फिल करना है, राज्य डालना है कि किस राज्य में बच्चे की माता रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, पता डालना है। तो जो भी पता है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में आपको रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। रेजिडेंशियल एड्रेस में आप पूरा एड्रेस यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बच्चे का पूरा एड्रेस फिल कर दिया है। हालांकि ये एड्रेस जो है ये यहाँ पर गलत है, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो कुछ भी मैं फिल कर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप अपने बच्चे का सारा डिटेल सही भरिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर आपको पिन कोड भी डालना है। रेजिडेंस का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद अगर घर का कोई टेलीफ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मदर का ईमेल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। माँ क्या काम करती हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो अगर हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ डाल दीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो डाल दीजिए, और कहाँ पर काम करती हैं ये आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों हाउसवाइफ हैं इस बच्चे की माँ, तो घर पे ही काम करेंगी, तो इसलिए मैंने हाउसवाइफ एंड हाउस डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हाँ टिक किया था कि माँ का जो डिटेल है, एड्रेस वगैरह, वो पिता वाले में आ जाए, तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें मैंने माँ वाले में भरी वो पिता वाले में आ गया। यहाँ पर आप टाइटल चूज़ कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश किसी बच्चे की फादर की डेथ हो गई है तो यहाँ पर टाइटल पे उसको लेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद बच्चे के पिता का पूरा नाम राजेश गौतम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेशनलिटी उनकी क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ पर हाँ सेलेक्ट किया था कि हाँ हम पता जो है वो कॉपी करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो गई हैं। क्योंकि इस बच्चे के जो माता पिता हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप जो है ईमेल वगैरह भी फिल कर सकते हैं। और बच्चे के पिता क्या काम करते हैं ये आपको यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों बच्चे के पिता यहाँ पर जो भी काम करते हैं आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर जो बच्चे के पिता हैं वो रेलवे एम्प्लॉई हैं, तो मैंने यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉई डाल दिया। और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन रेलवेज़ है, तो मैंने यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ फिल कर दिया है। उसके बाद ये सारी डिटेल भरने के बाद आप एक बार स्क्रॉल करके चेक कर लें कि सारी डिटेल सही भरी हैं या नहीं। अगर आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ हमने जो भी जानकारियाँ भरी हैं वो सब सही हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में। तो दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर 3 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय चुनना होता है जहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, यानी कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1,
2 एंड 3। यहाँ पर आपको 3 केंद्रीय विद्यालय चुनना होता है। आप चाहें तो 1 भी चुन सकते हैं, 2 भी चुन सकते हैं, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है वो 3 केंद्रीय विद्यालय चुनने के हैं। तो दोस्तों ये 3 केंद्रीय विद्यालय आप चुन सकते हैं जहाँ पर आपके बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चला जाएगा। तीनों केंद्रीय विद्यालय में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अलग अलग जाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमने फर्स्ट पे जो चूज़ किया है वो मिलने की संभावना ज़्यादा है। तीनों में से कोई भी केंद्रीय विद्यालय आपको मिल सकता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म जाते हैं, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट करेंगे वो तीनों केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग तरीके से जाता है। और दोस्तों इसलिए आप केंद्रीय विद्यालय का जो चुनाव है वो बहुत ही केयरफुली करें। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप जो केंद्रीय विद्यालय चुनें वो आप अपने आसपास के क्षेत्र के ही केंद्रीय विद्यालय चुनें। मैंने यहाँ पर अलग अलग केंद्रीय विद्यालय चुना है। बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट आते हैं कि आपने अलग अलग स्टेट के केंद्रीय विद्यालय क्यों चुना है, तो सिर्फ मैंने दिखाने के लिए कि अलग अलग केंद्रीय विद्यालय अलग अलग स्टेट में जो हैं वो अवेलेबल हैं चूज़ करने के लिए, बस इसलिए मैंने अलग अलग स्टेट का चूज़ किया है। लेकिन सबसे बेटर ये है कि आप अपने आसपास का ही चूज़ करें। तो सबसे पहला केंद्रीय विद्यालय मैंने उत्तर प्रदेश का चूज़ किया, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी शिफ्ट 1। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, दोस्तों पहला केंद्रीय विद्यालय चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले चूज स्टेट ऑफ स्कूल चूज़ करना है। यहाँ पर जैसे ही आप राज्य सेलेक्ट करते हैं यानी कि स्टेट सेलेक्ट करते हैं, तो उस स्टेट में आने वाले, उस राज्य में आने वाले जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं वो सेलेक्ट स्कूल वाले कैटेगरी में आपको शो होने लगेंगी। तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर KV BHU वाराणसी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ डेमो के तौर पर। तो KV BHU वाराणसी शिफ्ट 1 मैंने चूज़ किया है। तो दोस्तों जैसे ही मैं KV BHU वाराणसी शिफ्ट 1 चूज़ करता हूँ तो उस केंद्रीय विद्यालय की डिटेल यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि वो केंद्रीय विद्यालय किस कैटेगरी में आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडमिशन पर्पज़ के लिए जो कैटेगरी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि BHU जो है वो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी BHU है, ये वाराणसी रीजन में आता है, और जो लोकेशन का टाइप है वो अर्बन एरिया में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर BHU के एम्प्लॉई अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आ रहा है कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस इन किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर स्कूल की जो डिस्टेंस है वो आपके रेजिडेंस है, यानी कि आपके निवास से जो केंद्रीय विद्यालय की डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों अगर 5 किलोमीटर या उससे कम है तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो RT कैटेगरी में चला जाएगा। अगर आप डिसएडवांटेज कैटेगरी से आते हैं तो डिसएडवांटेज कैटेगरी जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST BPL कार्ड धारक, ये सब कैटेगरीज होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्टेंस का भी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर आप 5 किलोमीटर या उससे कम के डिस्टेंस में आते हैं तभी आपका जो फॉर्म है वो RT की कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जब हमने सेलेक्ट किया था कि जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है वो 5 किलोमीटर है उससे कम के रेंज में है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज लेके आ रहा था कि यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RT इन दिस स्कूल एज़ पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। और जैसे ही हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया कि 5 किलोमीटर से अधिक जो डिस्टेंस है वो है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख कर आ गया कि KVS प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार आप इस विद्यालय में RT के तहत प्रवेश के लिए पात्र नहीं है। बल्कि मैंने यहाँ पर SC कैटेगरी भी सिलेक्ट की है जो कि डिसएडवांटेज कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भले ही आप डिसएडवांटेज कैटेगरी में आए, लेकिन अगर आप ये डिस्टेंस का क्राइटेरिया नहीं फुलफ़िल करते हैं तो आप RT के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है कि 5 किलोमीटर के रेंज में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ गया यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RT इन दिस स्कूल एज़ पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। अब दोस्तों आगे आपको यहाँ पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चूज़ करनी है कि बच्चे के जो माता या पिता में से जो भी हैं वो कौन सी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे भरनी है तो आप यहाँ पर हेल्प भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हाँ पर क्लिक करिए। तो आप जैसे ही हाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारियाँ भरनी होंगी कि जैसे कि माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी भरनी होगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये भरना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं कि AG ऑफिस में काम करते हैं, CPWD में है, डिफेंस में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में है, या तो अगर बच्चे के जो माता पिता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विंग पेरेंट है या सर्विंग ग्रैंड पेरेंट है, यानी कि अभी जो है वो सर्विस में है, या ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो ये आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कि बच्चे के दादा ये काम करते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकता मिलेगी, तो ये चीज़ आप यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं।
आपकी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो सर्व कर रहे हैं, यानी कि सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी जो है वो 1 आ गई, और जो चूज सर्विस सब कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 सर्विंग पेरेंट्स आ गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभिभावक के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर इसमें से किसी में आते हैं, तो यहाँ पर आप जो है चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बच्चे के माता पिता, ग्रैंड पेरेंट जो भी आते हैं, तो यहाँ पर आप जो है ऑप्शंस है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कैटेगरी वगैरह जो प्रायोरिटी कैटेगरी है वो अलॉट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चूज़ करना है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी कैटेगरी 1 होगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट PSU वगैरह के एम्प्लॉई हैं तो कैटेगरी 2 होगी। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये फील्ड मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी फील्ड क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, तो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में बच्चे को फादर काम करते हैं, तो इसलिए मैंने सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया। अब हम आ गए स्टेप नंबर 4 पे। जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर अपलोड होंगी। जो बच्चे की फ़ोटो है बिल्कुल रिसेंट होनी चाहिए, हाल फिलहाल में ही खींची हुई होनी चाहिए। उसका जो साइज़ है वो 256 KB से कम होना चाहिए। फ़ोटो जो है वो धुंधली वगैरह नहीं हो, बिल्कुल साफ़ फ़ोटो है। और दोस्तों आप उसको JPEG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फ़ोटो कैसे स्कैन करनी है, कैसे फ़ोटो बनानी है, इस पर हम भी वीडियो आगे लेकर आएंगे। और इसी तरीके से जो बच्चे की दोस्तों इसी तरीके से जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है, उसका भी आप जो है एक फ़ोटो खींच लीजिए। उसको आप चाहें तो JPG फॉर्मेट में रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसकी जो साइज़ हो वो 256 KB से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिख के आ रहा है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इफ़ द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ़ ऑफर्ड। अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल आपको स्कूल में दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वगैरह वाले सेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पर आप KVBHU में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाता है, जो भी आपने जानकारियाँ भरी हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, SC ST OBC श्रेणी प्रमाण पत्र, क्योंकि मैंने SC सेलेक्ट किया है इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर सर्विस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपने जानकारियाँ भरी हैं उस हिसाब से डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही डिस्प्ले हो जाती है कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पर सबमिट करने होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय का चुनाव किया, अब हम दूसरा केंद्रीय विद्यालय चुनेंगे, यानी कि अब दूसरा हम चुनने जा रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा मैंने दूसरे स्टेट से चूज़ कर लिया है, क्योंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने KVBHU शिफ्ट 2। दोस्तों आप जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो होते हैं एडमिशन के पर्पज़ से वो अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माने जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट है तो वो अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माना जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी सारा जो वो था मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सब कुछ सारी डिटेल मैंने फिल कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर KVBHU 2 मतलब KVBHU वाराणसी शिफ्ट 2 के लिए भी जो प्रमाण पत्र लगेंगे, जो कागज़ लगेंगे वो आ गया। तो दोस्तों जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम पे वो आपको पता चल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे ही वो मेंशन रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में अब हम चूज़ करेंगे केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, यानी कि तीसरा केंद्रीय विद्यालय। तो दोस्तों तीसरा केंद्रीय विद्यालय चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेट चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर KV38 GTC वाराणसी कैंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो थोड़ा अलग है, कि अलग अलग केंद्रीय विद्यालय हैं ये। इसके बाद आप जो है यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि
बच्चे के पेरेंट्स की जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो क्या है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों वो जो केंद्रीय विद्यालय था वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत आता था। इसके लिए वहाँ पर जो ऑप्शंस खुलते थे वो अलग खुलते थे। ये जो केंद्रीय विद्यालय है ये डिफेंस सेक्टर का है, तो इसके लिए जो ऑप्शंस खुल रहे हैं वो अलग खुल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रायोरिटी कैटेगरी वगैरह चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी पे आधारित बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी समझने के लिए आप वो वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक जो है ऑप्शन खुल के आ रहा है दोस्तों। इसी ऑप्शंस को दिखाने के लिए मैंने आपको जो है ये वाला केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट किया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या बच्चे के माता पिता का पिछले 7 साल में ट्रांसफ़र हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे के पिता हैं वो रेलवे में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स के बेसिस पर जो है उनको प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन में। तो पिछले 7 सालों में जितने ट्रांसफ़र हुए हैं वो आपको यहाँ पर भरना होता है। तो दोस्तों उसका सर्टिफिकेट आपको देना होता है बनवा के। तो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 हमने जो चूज़ किया था, यानी कि तीसरा चॉइस हमने जो केंद्रीय विद्यालय चूज़ किया था उसके आधार पे भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ईजिली अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो वो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर जाना होगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको इसी तरीके से जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों मैंने पहले से ही फ़ोटो वगैरह अच्छे से बना के रखा है और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। सबसे पहले आपको बच्चे का देखिए जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पर मैसेज लेके आ जाएगा कि फ़ाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। सबसे पहले आपको बच्चे का जो जन्म तिथि का प्रमाण है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। दोस्तों आपने क्या अपलोड किया वो आप व्यू पर क्लिक करके देख भी सकते हैं, कहीं आपसे गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं अपलोड हो गया। इसकी जानकारी आप व्यू पर क्लिक करके ले सकते हैं। इसी तरीके से जब आप अपलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यू का ऑप्शन बन के आएगा। आप चाहें तो अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और नेक्स्ट वाले स्टेप पर क्लिक करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे। अगले स्टेप में कुछ भी नहीं भरना है आपको, सिर्फ ये जो कुछ जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं ये आपको पढ़ लेना है। ये आपको डिक्लेरेशन देना है जो बच्चे के माता पिता हैं उनके द्वारा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो जानकारियाँ दी गई हैं ये सब सही हैं। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको आगे बॉक्स में टिक करना है मैंने उपरोक्त नियमों और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि शर्तों को पढ़ लिया है और इन सभी शर्तों को मैं सहमत हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने बॉक्स पर क्लिक नहीं किया था, उसके बाद उनका कमेंट आ रहा था कि सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जब आप इसको क्लिक करेंगे तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेव टू प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आपको प्रीव्यू देखना भी ज़रूरी है, बिना प्रीव्यू के ऑप्शन देखे आपका सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों आप जैसे ही प्रीव्यू देख लेंगे तो आप अपने बच्चे का देख लीजिए कि हमने जो कुछ भी भरा है वो सब सही भरा है कि नहीं भरा है। क्योंकि दोस्तों एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन KV 39 GTC वाराणसी कैंट। तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके बच्चे का वो अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मैंने जो पहला चूज़ किया वही केंद्रीय विद्यालय मिलेगा। तो दोस्तों आपने जैसे ही प्रीव्यू देख लिया अब आपका जो सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। तो आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा कि क्या आप सच में सबमिट करना चाहते हैं, आपने सारी जानकारी वगैरह अच्छे से देख ली है, कोई गलत तो नहीं है। उसके बाद आप यस सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। तो दोस्तों आपको वो OTP डालकर वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप OTP डालते हैं उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके बच्चे का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अगर आपने 3 केंद्रीय विद्यालय चूज़ किया था तो तीनों में चला जाएगा, आपने 1 चूज़ किया है तो 1 में जाएगा, 2 चूज़ किया है तो 2 में चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एप्लीकेशन सबमिशन नंबर आ गया है। ये जो लंबा चौड़ा नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल कर रखें, क्योंकि दोस्तों आगे जो भी आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित, वो आपसे सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिशन नंबर पूछते हैं। अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए तो सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन सबमिशन नंबर पूछा जाएगा। तो आपके एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जो है एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है वो आप ज़रूर लें। अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो ये प्रिंट आउट आपको देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है ये लगता ही है, तो आप इसको ज़रूर रखें। तो दोस्तों इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो से आपको आने वाले सत्र यानी कि 2022-23 में जो भी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन होंगे उससे रिलेटेड बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन यानी कि घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों जैसे कि हमने पिछले साल से ही केंद्रीय विद्यालय एडमिशन पर लगातार वीडियोज़ लाए हैं, तो इस बार भी हमारा ये प्रयास है कि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस देते रहें, ताकि आसानी से केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन हो सके। दोस्तों हमारे माध्यम से अगर एक भी बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।